देखिए, इस पर विचार करिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का, इनके सिद्धांत का आपका समर्थन किया। आर.सी. दत्ता जी ने भी कहा और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने कहा हाँ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ठीक लिखा है। यानी अंग्रेज यहाँ से जो पैसा लूट रहे थे, देखो आज भी देश किस बारे में ज़िक्र करता है? आज देश ज़िक्र करता है, हमारा देश लड़ रहा होता है कि आपका राणा सांगा महान थे या नहीं थे, या आपका बाबर देश में आया तो क्यों आया? आज हमारा देश इन चीज़ों पे उलझा हुआ है और बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पैमाना आप देखिए, भारत में अगर आपका जो मान के चलो कोई भी कट्टर शासक भारत में जो आया, जिसने यहाँ के धर्म को हानि पहुँचाई, या यूँ कहिए सनातन धर्म को जिसने हानि पहुँचाई, तो बेशक वो प्रशंसा चिन्ह के लायक है, या कोई भी ऐसा शासक प्रशंसा चिन्ह के लायक है। लेकिन हमारे देश में आपने एक व्यवस्था देखी होगी, लोग अक्सर कहते रहते हैं अंग्रेजों ने हमको व्यवस्थाएँ दी हैं। इस बात को कितने लोगों ने सुना है? कई लोग तो कहते हैं उन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको रेलवे दे दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया, लेकिन उसके दूसरे पक्ष और पहलू को वो भूल जाते हैं। क्या ये चीज़ें किन देशों के पास में आज नहीं है? बेशक लेट सवेर किसी के पास आई हों, लेकिन पहुँची ज़रूर। लेकिन आप सोचिए, उन सब व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अपनाया अपने खुद के फायदे के लिए, और ये देश जो उस समय पर मैंने कहा कि आपका देश पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी यानी कि 1/4 प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस समय पर, 1/4 प्रोडक्शन करते थे हम, 24-25% प्रोडक्शन था, जो भारत एक रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था दुनिया में, उस रिचेस्ट कंट्री को गरीब बना दिया। और वो गरीब बनाया ऐतिहासिक लेखों के अनुसार आपको समझना होगा कि इन्होंने अंग्रेजी शासन में 200 वर्षों में, आप इमेजिन करिए कितना पैसा ये हमारे देश से ले गए होंगे। कोई साथी बता पाएगा अगर? कितना पैसा लेके गए होंगे? अगर मैं आपसे बात करूँ, आज तो ये पता चल गया है, सब लोग इसके समर्थक हैं। अंग्रेज इन्होंने बताया जो सिद्धांत आपका कि भैया धन का बहिर्गमन पहले आप समझिए, तब हम आपको मुख्य बिंदु पे लेके जाएंगे। यानी धन का बाहर की ओर जाना। धन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जाता। यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस करते थे, उसको साथ ही आपका फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करते थे और वापस कहाँ बेचते थे? इंडिया को। और इंडिया में लोग क्यों खरीदते थे भैया फिर? भाई भारत से कच्चा माल गया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वालों ने उसको बनाया और भारत में ही बेचा, फिर उस पर टैक्स लगाए और सस्ते में हमारे कच्चे माल को खरीद लिया। यानी दोहरा लाभ, दोनों तरफ से लाभ, खरीदा भी सस्ता और बेचा महंगा। क्यों भारतीय क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। और दुनिया में कोई भी टीचर आपको अगर औद्योगिक क्रांति के वजह से ये कहे ना कि आपका ब्रिटेन या यूरोप को बहुत विचारक या वैज्ञानिक लोग मिल गए इसलिए उन्होंने मशीनें डेवलप कर ली, आप कहना नहीं। ब्रिटेन को बहुत अधिक वैज्ञानिक लोग मिल गए इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कर ली, इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन को लेकर के। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास में भारत से पैसा पहुंचा। आप कभी रिसर्च करेंगे साथी तो आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो फर्स्ट फेज कहा जाता है, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, वह प्रथम चरण 1780 से 1850 तक चला। और 1780 में ही औद्योगिक क्रांति का पहला चरण अपने चरम पर पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन को जिस पैसे की जरूरत थी, जिस धन की जरूरत थी, वो उन्होंने हम भारतीयों के खून से चूस करके अपने देश में जमा किया। अपने यहाँ पर आप सोचिए, हमारे देश में क्या वैज्ञानिक माइंडसेट नहीं है? क्या हमारे देश का बच्चा कुछ ऐसा नहीं कर सकता? आप देखिए दुनिया में अगर नासा भी चल रहा हो, या दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एजेंसियां, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे कोई आईटी का फील्ड हो, चाहे मैं कहूँ कि आपका एआई का फील्ड भी हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारतीय बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और भारतीय बुद्धिजीवी वहाँ पर शामिल हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय कहाँ नहीं है। लेकिन भारतीय यहाँ क्यों नहीं है? भारतीय वहाँ पर क्यों है? इसका कारण था कि हमारे देश के पास में वो रिसोर्स बचे ही नहीं, क्योंकि साथ ही किसी भी चीज़ के लिए चाहिए वित्त, धन, पैसा। अगर हमारे स्कूलों को देने के लिए सरकारों के पास बहुत अधिक फंड्स होते, तो क्या हमारे स्कूलों में, क्या हमारे भारतीय बच्चे प्रयोग करके आपका इस देश को और तरक्की नहीं दे रहे होते? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दे रहे होते। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में जब अच्छी लैब होती, तो वहाँ पर जो आपका रिसर्चर्स थे, या जो हमारे यहाँ पर साथी आपका अगर मैं कहूँ कि ऐसे ब्रिलियंट माइंडसेट है, क्या वो देश को एक नई दिशा नहीं दे रहे होते? हमारे देश ने तो अभावों में करके दिखाया है, बहुत कम खर्चे में चीज़ों को करके दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिस चीज़ को अन्य देश 10-10 गुने खर्चे में करते हैं, उसको 1/10 हिस्से में भारत करके दिखा देता है। बहुत बड़े प्रयोगों में हमने दिखाया है। लेकिन वो फंड्स, वो पैसा, वो धन यहाँ पर बचा नहीं। वो धन कहाँ चला गया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब धन चला जाएगा तो माइंडसेट तो अपने आप ही काम करेगा ना। यानी उन लोगों को प्रयोग के लिए पैसा है, एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास पैसा ही पैसा है। आज की ब्रिटेन की जीडीपी भी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ से जो पैसा लूट के लेके गए 200 वर्षों में, उसका नंबर है $45 ट्रिलियन। कितना पैसा लेके गए? नंबर लिखिए, $45 ट्रिलियन। तो मशीनें उनके यहाँ बनती थी, हमारे यहाँ बनती। वो लोग मशीनों से आपका वस्त्र बना रहे थे और हमारे देश में चरखे से वस्त्र बन रहे थे। हमारे देश में चरखे से लोग वस्त्र बनाने को आपका मजबूर थे, जिसमें बहुत समय लगता था और बहुत समय लगता था, जिसमें साथ ही आपका खर्चा या प्रोडक्शन भी बहुत कम था। इसलिए अंग्रेजों को वापस से बाजार बनाने में भारत में बहुत मदद हुई और उन्होंने भारत में जबरदस्त बाजार बनाए और दोहरा मुनाफा कमाया। समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण क्या था? भारत का पैसा। अब आप सोचेंगे 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितने साथी बता सकते हैं 1 ट्रिलियन? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। ये तो 1 ट्रिलियन है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? 45 ट्रिलियन। अब इसमें भी डॉलर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 80 का, मल्टीप्लाई कर लो इसमें लगभग 80 का, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना यहाँ से पैसा लूटा। आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इस देश को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो अंग्रेजों से एकदम से सख्त नफरत करने लग जाएगा कि उन्होंने हमारे देश में क्या किया क्या। और इस पैसे को सारे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगा दिया और भारतीयों को भूखा मरने के लिए उन्होंने। अब काहे की रेल बच जाती है और काहे का एजुकेशन सिस्टम बच जाता है। ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने अपने लाभ के लिए पैदा की। और ये जो चीजें है ना, जो धन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पैसा ये यहाँ से ले गए, इसी घटना को तो कहा जाता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन समझाई थी। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश किसी दूसरे संसाधनों का प्रयोग करके खुद को बहुत मजबूत बना करके उस देश का राजनीतिक आर्थिक शोषण करे, वहां के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले और उन पर अपना वर्चस्व और अधिकार समझे और उसका खून चूसे, यही साम्राज्यवाद है। और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला दुनिया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई सारे लोगों को आपको? तो आप कहेंगे हाँ जी। अब चालाक नॉन आर्मी रिफॉर्म्स को समझना। आप देखो, ये लोग क्या करते थे? मैंने कहा जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वह सभी करते थे अपने निजी व्यापार, यानी कि अपने प्राइवेट बिजनेस पर वो बहुत फोकस रखते थे। तो क्लाइव ने देखा कि यार प्राइवेट बिजनेस ये लोग अपना बढ़ा रहे हैं और कंपनी को घाटा पहुंच रहा है, क्योंकि क्लाइव खुद भी आप जानते हैं उसने भारत से जितना पैसा निचोड़ा, और उस समय पे क्लाइव की स्थिति ये थी कि वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया था ब्रिटेन की महारानी के बाद में। समझ रहे हैं? क्लाइव इतना पैसा खुद के लिए यहाँ से बना के गया। तो वो क्लाइव देखता है कि भैया कंपनी खुद का लिए तो पैसा कमाता था, लेकिन बाकी अधिकारी जो कमा रहे थे उन पर रोक लगाना चाहता था। तो उसने देखा कि जितना भी आपका निजी व्यापार है, निजी व्यापार लोग कर रहे हैं, यानी जितना भी आपका, क्योंकि उन लोगों की सैलरी कम थी, मैंने आपको बताया, तो उसने क्या बोला कि निजी व्यापार पर आपके ऊपर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय पर आप देखिए कि इनके पास में बहुत आपका, अगर मैं बात करूँ पुराने या कहूँ तो आपका बहुत अच्छे कर्मचारी उस समय बंगाल में नहीं थे।
क्लाइव के समय पर। क्लाइव खुद तो था दूरदर्शी, ठीक है, भ्रष्ट भी था, खूब भ्रष्ट था, लेकिन उसके पास में जो है उस तरह के अधिकारी नहीं थे जो वहाँ पर बंगाल को शासन को चला पाए। यानी बंगाल के उस समय की स्थिति ये थी कि एक क्लर्क के पास में 20 लाख रुपए तक जो सैलरी जाती थी सैनिकों को, उसको क्लर्क देखता था। 30 लाख रुपए तक के मामले को, इतना पैसा वो अपने पास रखता था उस समय का क्लर्क। आप सोचिए जिसके पास इतना पैसा आ जाए और आज के समय में भी गड़बड़ी कर दी जाती है, तो अब आप सोचिए उस समय पर कितनी गड़बड़ियां कर दी जाती हों। इसने क्या कहा कि भाई तुम अपना निजी व्यापार नहीं करोगे। इससे फिर अधिकारियों ने विरोध किया कि भाई हम तो अब तक करते थे, क्लाइव से पहले तक करते थे, क्लाइव जब से आया तब से हमको अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। उसने कहा भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। तो उसने क्या बोला, यहाँ पर इन सब लोगों से एक शपथ पर साइन कराए। शपथ पर साइन यानी शपथ लिखा है कि हम कंपनी के प्रति ईमानदार रहेंगे, और सभी लोगों से उस पर हस्ताक्षर कराए गए जितने कंपनी के कर्मचारी थे। तो क्या मुझे बताइए, आप सिर्फ शपथ मात्र से ये हो सकता है कि व्यक्तियों का जो लालच है, जिनके अंदर आपका कोई कुछ माइंडसेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने शपथ लिया है, अब थोड़ा बहुत कम कर देगा, कुछ बंद कर देंगे, मान के चलो, लेकिन मेजरली क्या बंद हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो शपथ पर साइन के द्वारा एक प्रयास किया गया। एक प्रयास जो हुआ साथी आपका, यहाँ पर कुछ प्रयास मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनना। इसने क्या किया, मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, इसको नोट मत करना, सिर्फ सुनिए। मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस था, उन सबको उसने बुला लिया कहाँ पर? बंगाल। मद्रास के पुराने कर्मचारी कहाँ बुला लिए गए? बंगाल। और क्योंकि बंगाल में उन लोगों को अपना सेटअप बनाना था, और बंगाल के लोग कहाँ भेज दिए गए? बंगाल से भेज दिए गए मद्रास, यानी कि जो लोग आपका एक्सपीरियंस जिनको नहीं था। और साथ में उसने 1765 में व्यापार सभा बनाई। क्या बनाई? 1765 में व्यापार सभा बनाई। व्यापार सभा का मतलब है आपका सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाया। उसने कहा ठीक है, हमने तुम्हारे निजी व्यापार छीन लिए ना, तुम लोग हमारा विरोध कर रहे हो कि हम तो पहले प्राइवेट बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और एक व्यापार सभा बनाई, अर्थात हम कहे एक सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई, सोसाइटी फॉर ट्रेड। और इस सोसाइटी फॉर ट्रेड ने क्या किया? इसने किया कि भैया तंबाकू का जो भी बिजनेस होगा, तंबाकू का, आपका सुपारी का जो भी बिजनेस होगा आपका, और नमक का जो बिजनेस होगा, उस सब पर कंपनी की मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मोनोपोली रहेगी। और इन तीनों क्षेत्रों से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लाभ आएगा, उस लाभ को कंपनी के कर्मचारियों में पदानुसार बांटा जाएगा। पदानुसार कैसे? जैसे जो सीनियर पोस्ट पर थे उनको आपका ज्यादा मिलेगा हिस्सेदारी, जो आपका निचले पोस्ट पर थे उनको कम हिस्सेदारी मिलेगी। तो निचले पोस्ट वालों ने विद्रोह कर दिया। तो इस व्यवस्था को इस 1765 में कभी पूछे सोसाइटी फॉर ट्रेड कब बना था? व्यापार सभा, तो आप जानना, तो छोटे से में लिख लो व्यापार सभा। लेकिन ये व्यापार सभा काम नहीं कर पाई थी, और 1768 में अधिकारियों की नाराजगी की वजह से इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और क्लाइव ने क्या? क्लाइव फंड बनाया, और वो बनाया अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारियों को पेंशन। पेंशन इसके लिए क्या बनाया गया था? इसके लिए बनाया गया था क्लाइव्स फंड। क्लाइव्स फंड खुद अपनी जेब भरता रहता था, ठीक है। पेंशन फॉर क्लाइव एक बार पत्र लिखा ब्रिटिश शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को, यार इनकी सैलरी कम है, इनकी सैलरी वैलरी थोड़ी बढ़ा दो। तो संचालकों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास इस बात के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो भ्रष्टाचार का कारण बनते थे। क्लाइव जो यहाँ से पैसा लेके गया, क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि क्लाइव ने स्वयं का यहाँ से आज के समय पर तुलना करें तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया क्लाइव ने। और क्लाइव का जो घोटाला है, इसके लिए क्लाइव पर वहां जाकर के मुकदमा भी चला। और क्लाइव पर जब मुकदमा चला तो हालांकि क्लाइव तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था वहां ब्रिटेन में, तो उसने अपने आप को बरी करा लिया, लेकिन कहते हैं कि वहाँ की ब्रिटिश जो संसद थी उसमें जब इसके खिलाफ सवाल उठे, तो ये इंडिया में जो तक शक्ति यहाँ से हासिल करके गया, जो फेम यहाँ से हासिल करके गया, ब्रिटेन में इसकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं बची। जब लोग इसको ये सड़क पर चलता और ये कहते कि इसने तो एक गरीब देश को लूट लिया, इसने तो एक देश को गरीब बना दिया, और एक देश जो दुनिया में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, जो नॉलेज के लिए प्रसिद्ध था, उसको इसने लूटा, उस देश के सारे अवसर, भविष्य के अवसर भी इस व्यक्ति ने खत्म कर दिए। तो जब ऐसी बातें इसको सुनने को मिलती थी, तो कहते हैं एक कारण बताया जाता है कि ये खुद को जिम्मेदार इसने अपने अंतिम दिनों में इसने खुद को कारण माना था कि बंगाल में जो स्थिति थी उसके लिए ये अगर प्रयास करता तो भारतीय लोगों की मदद हो सकती थी। लेकिन 1 करोड़ लोग मारे गए, कारण मतलब बहुत सारे बताए जाते हैं। और अंत में इसने क्या कर लिया था? इसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, अपना गला काट लिया। तो कहते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गया। बात समझिए, आगे चलें। इसके बाद आएंगे 1757 से 60, आपने बताया भैया 1757 से 60, ठीक है। 60 में वापस चला गया, याद रख लेना, तो इसने आत्महत्या कर ली थी, देख लेना कहीं। इसके बाद में एक राहत हौला भी ज्यादा थी, यानी कि भारत को एक और लुटेरा मिला। आप ये समझिए, लुटेरा, ये जो तुम्हारी किताबें जिनके नाम के आगे इतना सम्मानपूर्वक लिख रही है ना, आप सोचिए, हमको उन किताबों से और पब्लिकेशन से भी, हमारी भी रहती है अक्सर, कई किताबों में नाम आता है, अक्सर अपनी बुक पब्लिकेशन की, आप ये मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ किसी एक सभ्यता ने हमारे साथ इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया, तो वो यूरोपियन सभ्यता थी, ये ब्रिटिशियर्स थे, ये अंग्रेज थे, जिन्होंने इस देश को सबसे ज़्यादा लूटा। इस भारत माता के साथ में सबसे ज़्यादा जो लूटपाट की वो इन अंग्रेजों ने की, और उनके नामों का कोई सम्मान नहीं बनता। जिन व्यक्तियों ने इस देश को एकदम से खोखला कर दिया हो, इस देश के किसानों की, इस देश के मजदूरों की, इस देश के हालातों की तनिक भी चिंता ना की हो, उनके प्रति किस बात का सम्मान और कैसा सम्मान? ऑफ रेवेन्यू बनाया, बोले किसी नवाब ववाब को पैसा नहीं देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, यानी कि एक राजस्व बोर्ड इसने बनाया, ठीक है, राजस्व बोर्ड बनाया। अब उससे पहले क्या चल रहा था? यहाँ पे द्वैत शासन, दो तरह का शासन था, दीवानी यानी कि वसूली तो कंपनी कर रही थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए वो पैसा देते थे नवाब को। अब ये ऐसा है, ये चाहता था कि अच्छा भारतीय लोगों पर इस बंगाल के क्षेत्र में 53 लाख रुपए एनुअली खर्च हो रहे हैं, बोले इसको कट डाउन करो, हमको कोई जरूरत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की इंडियंस पर, हमको तो सिर्फ इनके ऊपर खर्च करने हैं 16 लाख रुपए, और वो भी नवाब को दे दो एक पेंशनर के तौर पर, ठीक है, उसका कट डाउन करो। तो उसके पहले 53 लाख को 41 लाख किया गया था, फिर 30 लाख के आसपास लाए, और फाइनली उसको 26 लाख 16 लाख। तो इन्होंने क्या किया? ये क्यों कर रहा है ये सब? क्या किया था इसने? इस समय पे इंपॉर्टेंट घटना, इसने निजामत को खत्म कर दिया, यानी कि द्वैत शासन खत्म का मतलब क्या हो गया? ये जो निजामत चल रही थी और जो दीवानी थी उसको क्या कर दिया इसने? निजामत को भी खत्म कर दिया, और दीवानी तो जो मिल रही थी उसकी जगह इसने बना दिया क्या? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पैसा ये इकट्ठा करेगा। 2 उपदीवान बनाए गए थे, मैंने कहा उनका क्या नाम है? 2 उपदीवान कौन कौन से थे? एक तो मोहम्मद रजा था, मोहम्मद रजा, और दूसरा आपका राजा सिताब राय। दोनों को बुलाया इसने, बोला तुम इधर आओ, क्योंकि ये दोनों जब अंग्रेजों की तरफ से दीवान थे, इन दोनों ने भी भारत में खूब लूट मचाई, और भारत के जब आंसू बह रहे थे उस समय पर ये अपनी जेब भर रहे थे। तो इन पर हेस्टिंग्स ने आते ही, अच्छा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पैसा चाहिए था, मतलब इनके बाप का पैसा था, ये समझिए तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का, हेस्टिंग्स को लगा हमारा पैसा था, और ये भारतीय तुम लोग, हम तुमको नायब बनाए थे, क्योंकि वो क्लाइव की चीजों के ऊपर घृणा रखता था, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था। तो इन दोनों को पकड़ करके इनके ऊपर मुकदमा चलवाया उसने, बोला इनके ऊपर मुकदमा चलाओ, इनकी संपत्ति की जांच करो। तो बहुत सारी संपत्ति इनकी हड़पी गई, और बाद में क्या है, हालांकि कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। ये सब चीजें चल रही थी यहाँ पर। इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना करके क्या किया? बहुत सारी चीजें इसने की। एक इसने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा किसके समय पे शुरू हुई थी? बताओ, बंगाल का कौन सा नवाब था? इजारेदारी प्रथा में याद रखना 1772 में इसने कर दिया एक पंचवर्षीय ठेका, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, पंचवर्षीय ठेका, यानी कि 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इसने किया, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट।